जी तो सर कोई बैकअप अवेलेबल है? आप आपस में काफी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी से आपस में शेयर कर दीजिए रिकॉर्डिंग, ये बैकअप बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी बैच में करेंगे तो बैच तो अभी आपके वाले टॉपिक के आसपास कोई नहीं है। ओके सर, तो आप एक बार बोल देना सर, किसी को शेयर कर देगा कोई जो भी रिकॉर्ड करता है। काफी लोग कर रहे हैं, देखो ऋषि है, रवि है, सुमित है, दिव्या है, नितेश है, अंकित है। सुमित आप कर दीजिए। अब सौरभ के लिए क्या नाम है आपका? सौरभ राठौर। सुमित आप कर देना इनको, सौरभ राठौर के लिए। सर सारी लिंक पड़ी है, ग्रुप बनाया हुआ है सर। अच्छा, लिंक सारे सारे पड़े हुए हैं? सारे लिंक पड़े हैं सर। सारे से है ना उस पर। तो क्या प्रॉब्लम है? वो लिंक जो आपने एक बार मुझे दिया था वो उसी लिंक पर सारे आप अपलोड कर देते हैं। सारे यस। सब सभी अपलोड है सर उसके ऊपर। ठीक है। तो उसी लिंक में दो शेयर कर दूंगा, वैसे रोज शेयर कर देता हूँ सर, जो रोज रिकॉर्डिंग होती है वो भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा वो सारे नहीं है उसमें भाई, सारे नहीं है, मैंने मैं इसीलिए तो आज बोला। दोबारा से कर दूंगा, आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे ठीक है, कर एक बार देना। दोबारा कर देना भैया। ठीक ठीक। ठीक है। चलो। ठीक है। चलिए, तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो किस पर्पस के लिए पढ़ा जाता है, पहले उस पर्पस को हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है और ये फंक्शन कुछ कलर्स के नेम को प्रिंट करता है। तो बहुत ही सिंपल मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ, है ना। तो अभी मैंने एक कलर्स नाम का फंक्शन बनाया जो हमारा सिंपल कुछ कलर के नेम प्रिंट कर देता, लाइक रेड इसने प्रिंट कर दिया, ग्रीन इसने प्रिंट कर दिया। और अगर मैं इसे कॉल करूं तो ये चलेगा। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि इस फंक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी को एनहेंस करिए, आसान भाषा में समझिए। मैं आपसे कहूं कि अब इस फंक्शन में दो कलर के नेम और ऐड करिए। रेड और ग्रीन तो ये प्रिंट कर ही रहा है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कराइए। लेकिन इस फंक्शन में आपको चेंज नहीं करना। तो ये तो आप बोलेंगे सर ये तो टेंड्स टू इम्पॉसिबल है। आप ये कह रहे हैं कि अब ये फंक्शन अभी जो रेड और ग्रीन प्रिंट कर रहा है, अब ये रेड ग्रीन के साथ हमारा ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करे, तो मुझे तो यहाँ पे चेंज करके आना पड़ेगा, मुझे मैसेज प्रिंट में ऐड करना पड़ेगा। बट आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें चेंज नहीं करना, इस फंक्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप कोई और फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन के हेल्प लेकर इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट नहीं करना। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं लॉजिकली क्या हम कर सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन और बनाया और उसका मान लीजिए मैंने नाम कर दिया ऐड कलर्स। कोई भी नाम जो आपका मन करे वो नाम आप कर सकते हो। और इस फंक्शन के अंदर मैंने दो कलर के नाम प्रिंट करा दिए जो आप कह रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। अब सर इस फंक्शन का इस फंक्शन से लिंक कैसे होगा? ये अलग है, ये अलग है।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ध्यान से समझना, पूरा लॉजिक है ना। और वो लॉजिक जिस तरह से मैं डिजाइन करूंगा, लास्ट में उसको एक नाम दे दूंगा कि ये टॉपिक हमारा, ठीक है। और उस टॉपिक में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक यूज करना है, जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऐड कलर फंक्शन में एक आर्गुमेंट फन नाम से ले रहा हूँ। इसका नाम फन क्यों लिया, क्योंकि मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में फन एक पैरामीटर है जो कि एक फंक्शन को ही रिसीव करेगा। मैं चाहूं तो इसका नाम एक्स दे दूं, आई दे दूं, लेकिन वो इतना रीडेबल नहीं होगा जितना कि ये फन नाम का पैरामीटर रीडेबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर से एक फंक्शन और बनाया। इस ऐड कलर्स फंक्शन के अंदर से एक नेस्टेड फंक्शन बनाया। नेस्टेड फंक्शन हम जानते हैं, और उस नेस्टेड फंक्शन का नाम जो आप चाहें वो रख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप रख सकते हैं। मान लो आपने उसका नाम नेस्टेड रख दिया, कुछ भी रख दो, है ना, ऐसा नहीं है कि नेस्टेड ही रखना। और आपने क्या करा, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट यहां से प्रिंट कर रहे थे, यहां से प्रिंट ना करके इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर से प्रिंट कर दिया, और इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर से फन फंक्शन को कॉल कर दिया, और रिटर्न कर दिया नेस्टेड। मुझे बस इस कोड को समझाने में एफर्ट लगाने, उसके बाद काफी चीजें आसान है। इस फंक्शन में क्या करा गया है, ऐड कलर्स नाम का एक फंक्शन बनाया है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका मन करता है वो रख सकते हैं, जिसके अंदर एक फंक्शन को एज आर्गुमेंट में रिसीव करूंगा, ठीक है। इस फंक्शन ने अपने अंदर एक नेस्टेड फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने नेस्टेड रख दिया। आप इसका नाम कुछ भी रख दीजिए। अब ये जो नेस्टेड फंक्शन बनाया है, इसने अपने अंदर दो मैसेज प्रिंट कराए, ब्लैक एंड व्हाइट, और जो आर्गुमेंटेड फंक्शन था इसको कॉल कर दिया। बट ध्यान रखना, ये लाइन, ये लाइन और इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन तब होगा जब नेस्टेड फंक्शन कॉल होगा। इस पूरे कोड में कहीं भी ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, नेस्टेड फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आउटर फंक्शन जो बनाया था मैंने, ये कंप्लीट हो रहा था, मैंने आउटर फंक्शन से रिटर्न करा दिया नेस्टेड फंक्शन को। ये सब हमने कल सीखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। अब अगर मैं, देखते हैं आप में से कौन बताएगा, ऐड कलर्स फंक्शन कॉल करता हूं और आर्गुमेंट में कलर्स फंक्शन को कॉल कर देता हूं, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या होगा इंटरनली। और यहां पर मैं इसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लेता हूं, जिसका नाम कर दिया मान लीजिए न्यू कलर्स। इस लाइन को कौन समझाएगा मुझे? सर ब्लैक व्हाइट रेड एंड ग्रीन प्रिंट होगा। एक्सप्लेन करिए इस लाइन को, आपका आउटपुट ठीक है ना? ठीक है सर, ऐड कलर्स कॉल किया। ऐड कलर्स जो फंक्शन है उसमें हमने कलर्स को एज आर्ग्यूमेंट दे दी, पास कर दिया कलर्स फंक्शन को। उसके बाद जो नेस्टेड फंक्शन है वो हमारा वर्क करेगा, तो ब्लैक और व्हाइट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो फंक्शन, यानी कि फंक्शन हमारा है कलर्स फंक्शन जो आपने क्रिएट किया है, वो कॉल करेंगे तो रेड और ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। और फिर हमारे ये सब है नेस्टेड फंक्शन के अंदर, तो हमने नेस्टेड रिटर्न कर दिया, तो ऐड कलर से हमको ये पूरा आउटपुट रिटर्न हो गया जो न्यू कलर्स में। सर आपने न्यू कलर प्रिंट कॉल नहीं किया न्यू कलर को? नहीं, अभी कॉल नहीं करा है, अभी सिर्फ हम डिजाइन पे चल रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो अभी नेस्टेड फंक्शन जिसने कॉल किया, तो वो आउटपुट क्या देगा, ब्लैक देगा, व्हाइट देगा, और साथ में ये जो आया है, ये जो भी आया है वो साथ में चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में कहीं नहीं हुआ है। ऐसा रियलिटी में तब होगा जब नेस्टेड फंक्शन जहां रिटर्न हुआ है और जिस वेरिएबल में रिसीव हुआ है, जब इसको कॉल किया जाए। हाँ सर वही तो कह रहा हूँ, अभी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा अभी क्योंकि कुछ होगा नहीं, nested अभी को तो अभी ये जो वेरिएबल है न्यू कलर्स, ये वेरिएबल कॉल ही नहीं किया। नेस्टेड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी अगर मैं इसको कॉल कर दूं यहाँ पर न्यू कलर्स को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ब्लैक व्हाइट रेड ग्रीन। जो ये बता रही थी वो इस
वेरिएबल को जब कॉल करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल एक फंक्शन को रिसीव कर रहा है, इस फंक्शन ने एक फंक्शन को आर्गुमेंट में दिया और एक फंक्शन को ही वापस करा और हमने उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन और बनाता हूं जिसका नाम कर दिया, मान लीजिए माई कलर्स, और माई कलर्स नाम के फंक्शन में मैंने प्रिंट कर दिया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैंने माई कलर्स नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया, मान लीजिए येलो एंड पिंक। अब मैं इस फंक्शन में बिना चेंज करे हुए, बिना इस फंक्शन को एडिट किए हुए, इस फंक्शन में ब्लैक एंड व्हाइट ऐड करना चाहता हूं। तो कोई बता सकता है कि क्या करें कि इस फंक्शन में बिना चेंज करे ब्लैक एंड व्हाइट का फीचर आ जाए? सर पहले वाले उसमें एक डाउट है सर, इसका यूज क्या है? क्योंकि रिगार्डलेस आपने कुछ भी किया, आपको दो फंक्शन को तो कॉल फिर भी करना पड़ा, तो आपने पहले वाले में ऐड कैसे किया? मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं। अभी आ रहे हैं, अभी आपको बस सिंटैक्स समझना है। सिंटैक्स समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। बस ठीक है, अभी इस फंक्शन को और देखो, फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। इस फंक्शन के बारे में मैंने आपसे पूछा कि ये माई कलर्स फंक्शन है, अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मुझे येलो पिंक लाकर दे रहा है। अब मैं चाहता हूं इस माई कलर्स फंक्शन में चेंज किए बिना कुछ ऐसा बताइए कि येलो पिंक के साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी ऐड हो जाए, क्या करें? सर माई कलर्स को कॉल कर दीजिए फंक्शन के बाद। नहीं नहीं, लाइन एक ही लिखनी है, मतलब सिंगल फंक्शन होना चाहिए, वो एक ही कॉल होनी चाहिए, उस एक कॉल पर ही 4 आउटपुट आने चाहिए, कॉल दो नहीं करने मुझे, फंक्शन एक ही रहना चाहिए। सर ऐड कलर में माई कलर पास, एक मिनट, ऐड कलर्स के अंदर क्या पास करूं? माई कलर, माई कलर्स को पास कर दिया। अब क्या करूं? अब जरा सोचिए, माई कलर्स जब ऐड कलर्स में जाएगा तो फन का मतलब माई कलर हो गया। इस बार नेस्टेड फंक्शन अपने अंदर से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर ही रहा है। अब ये अपने अंदर से फन कॉल करेगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कौन और चल पड़ेगा? वो जो इसमें आया था। इस बार कौन आया है? इसमें माई कलर आया है। अब जब मैं इसको रिटर्न करूंगा, यानी कि जो ऐड कलर्स फंक्शन है ये इसको रिटर्न कर रहा है नेस्टेड फंक्शन को, तो मैंने इसको मान लो रिसीव कर लिया किसी वेरिएबल के अंदर जिसका नाम कर दिया माई कलर्स 1। तो अब अगर मैं इस लाइन को लिखने के बाद माई कलर्स की जगह माई कलर्स 1 फंक्शन कॉल कर दूं तो ये वो हो जाएगा जो आप चाहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट येलो पिंक। अब किसी ने जो पूछा था कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा करने का फायदा क्या है, तो अब आप खुद बताओ। ये जो फंक्शन है यहाँ पर, जो ऐड कलर फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? ये हमसे एक फंक्शन आर्गुमेंट में मांगता है और हमें एक फंक्शन को वापस कर देता है। अब इसको दोबारा मैं बोल रहा हूं और ध्यान दोबारा समझिएगा। ये ऐड कलर्स फंक्शन क्या कर रहा है? एक फंक्शन को आर्गुमेंट में मांग रहा है और उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एनहेंस करके वापस कर दे रहा है। अगर आप इसे कॉल करेंगे तो ये सिर्फ इतना आउटपुट देगा, और इसने क्या करा? इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया और बढ़ाकर इसने मुझे वापस कर दिया। तो ये जो वापस आ रहा है ये हमारा इस फंक्शन का एक्सटेंशन होकर आ रहा है। अब सोचो, मैं इसको माई कलर्स 1 में क्यों स्टोर करूं? मैं इसको माई कलर में नहीं कर दूं, गलत थोड़ी नहीं है ये देखो अभी चलेगा ये। इस लाइन पर माई कलर्स क्या कर रहा था? सिर्फ येलो पिंक प्रिंट कर रहा था। ऐड कलर्स फंक्शन ने इसकी फंक्शनलिटी बढ़ा दी और बढ़ाकर आपको वापस कर दिया। अब आप उसे वापस से उसी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो कॉल करने वाला जब यहाँ पे कॉल कर रहा था तो ये हमारा पहले वाला जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग चलेगा, बाद में कॉल करेगा तो इस तरह से हमारा ये चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। अगर कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन है, अब उसका नाम कुछ भी रख लो, है ना, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है
उसमें कुछ भी आप स्टेटमेंट लिखकर बैठे हुए हैं। अगर इस फंक्शन में आपने इन दो स्टेटमेंट का एक्सटेंशन चाहिए, जो हमने यहां लिखा हुआ है, इन दोनों का एक्सटेंशन चाहिए, तो ऐसा करने के लिए ऐड कलर फंक्शन बना रखा है। इस फंक्शन को ऐड कलर के आर्गुमेंट में दे दो, आर्गुमेंट में दे दो, और ये क्या करेगा, जो इसका लॉजिक है वो इस तरह से है कि वो इसकी फंक्शनलिटी बढ़ाएगा और आपको वापस कर देगा। तो अब इस लाइन पर जो ये फंक्शन था उसमें इतने स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन था, इसके बाद इस फंक्शन में अब एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी ऐड होकर आपको मिल गए। तो अब फिर से सुनेंगे, ऐसा फंक्शन जो ऐड कलर्स जैसे है, ऐसे फंक्शन जो ये वाला है को पाइथन में क्या बोला जाता है, डेकोरेटर। डेकोरेटर, तो डेकोरेटर या डेकोरेटर फंक्शन एक ही बात है। फंक्शन शब्द आप बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता। तो डेकोरेटर या डेकोरेटर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो आर्गुमेंट में एक फंक्शन लेता है और उस फंक्शन को एनहेंस करके वापस कर देता है। तो ऐसे फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन कहते हैं। डेकोरेटर फंक्शन का एडवांटेज क्या है, मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, F1, F2, F3, F4, F5। अगर मुझे कोई ऐसा कोड है जो कॉमन है इन सब के लिए, इसमें भी वो कोड आएगा, इसमें भी वो कोड आएगा, इसमें भी वो कोड आएगा, इसमें भी वो कोड चाहिए, तो मैं बार बार क्यों लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, वो कॉमन कोड एक डेकोरेटर फंक्शन में लिख दूंगा और F2 को उस डेकोरेटर फंक्शन में पास करूंगा और डेकोरेटर उस कॉमन कोड को ऐड करके मुझे वापस कर देगा। मुझे वही कोड जो मैंने अभी डेकोरेटर फंक्शन में लिखा था इस वाले फंक्शन में भी चाहिए, तो आपको लिखना नहीं है, आप इस फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन को दे दीजिए एज आर्गुमेंट, और ये डेकोरेटर फंक्शन उस फीचर को जो इसके अंदर है पहले से वापस करके दे देगा। तो इस तरह से डेकोरेटर फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस के लिए कोई कॉमन कोड अगर आप लिखवाना चाहते हैं उनको कंटेन करने वाला काम करते हैं। आपको वो कॉमन कोड अब हर फंक्शन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप डेकोरेटर फंक्शन में चेंज करते हैं तो आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे करेंगे। अब जितने भी और फंक्शन है जिसको एनहेंसमेंट में चेंजेस करने हैं, इस बार इस फंक्शन को दे दीजिए, जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं उन सबको वो चेंजेस हमारे मिलते रहे। तो डेकोरेटर का जो पर्पस होता है वो होता है कि वो एक, हम जब छोटे थे, आप सब लोग छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, एक लाइन है ये, इस लाइन को बिना टच करे इसको बड़ा करो। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, क्या करते थे, इसके बाजू में एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते थे, ये बड़ी हो गई, इसको छोटा करना है, ये लो छोटी हो गई। इसको चेंज किए बिना अगर आपने एक खेल पूरा करना है तो दूसरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेम कहानी यहाँ पर है, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इसको टच किए बिना, इसको एडिट किए बिना, इसको मॉडिफाई किए बिना इसको एनहेंस करके दिखाओ। तो ऐसा करने के लिए हमें एक डेकोरेटर फंक्शन चाहिए होता है। वो डेकोरेटर फंक्शन में इसको पास करेंगे और डेकोरेटर फंक्शन इसमें बदलाव करेगा और बदलाव करके मुझे वापस कर देगा। तो डेकोरेटर फंक्शन इज लाइक ए फैक्ट्री, एक मशीन है जो एक फंक्शन आपसे मांगता है और उसमें चेंजेस करके आपको वापस कर दे। ठीक है, तो अब कौन से बदलाव होंगे वो पहले से ही डेकोरेटर फंक्शन ने आपको बता दिए होंगे कि मेरे साथ ये चेंजेस करा सकते हो आप। तो इस तरह से आप कई सारे डेकोरेटर फंक्शन बनाकर अपने पास पहले से रख सकते हो। ठीक है, अब इस काम को और क्विकली किया जा सकता है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी आपको जो डेकोरेटर फंक्शन है वो कॉल करना होता है, एग्जिस्टिंग फंक्शन को पास करना होता है, फिर आपको उसको रिसीव करना होता है। इस सब को और कॉम्पैक्ट कर दिया गया। कैसे कर दिया गया, हमने कहा फिर से देखो, आपके पास ये डेकोरेटर फंक्शन है, अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, अलग से देखो, ये मेरे पास डेकोरेटर फंक्शन है और इस बार मैं इसके अंदर ब्लैक व्हाइट और भी कुछ ऐड कर देता हूँ। समझाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। लॉजिकल स्टेटमेंट जनरली इसके अंदर लिखे जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, और मान लीजिए आपने यहाँ पे कर दिया ब्लू और तीन ही काफी। अब आप एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम कर दिया मान लीजिए CLR।
कोई भी नाम दे दो, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर आप कुछ कलर अपने प्रिंट करा रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया रेड और ग्रीन। अब आप जानते हैं कि जब CLR फंक्शन कॉल होगा तो सिर्फ इतना ही काम करेगा। अब आप चाहते हैं नहीं, CLR फंक्शन में डेकोरेटर अप्लाई करा दो, हम चाहते हैं इसके साथ ये स्टेटमेंट क्लब हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसे कॉल करोगे, CLR पास करोगे और रिसीव करोगे वापस से CLR के लिए। शॉर्टकट आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के पहले अगर ऐट सिंबल का यूज करते हैं, पहली बार आप ऐसा करने जा रहे हैं पाइथन में, ऐट सिंबल यहाँ पर ईमेल आईडी को कॉन्सेप्ट नहीं बताता, ऐट सिंबल लिखते हैं और उसके बाद डेकोरेटर फंक्शन का नाम लिखते हैं, ऐड हो गया। जब किसी फंक्शन के ऊपर ऐट के साथ एक डेकोरेटर फंक्शन का नाम लिखा जाता है तो ये इस बात के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया कि पहले ऐड कलर नाम का जो डेकोरेटर फंक्शन है वो चलेगा, उसके आर्गुमेंट में ये फंक्शन जाएगा जिस पर आपने डेकोरेटर को डेकोरेट किया है, CLR, और वापस से ये इसी नाम के फंक्शन के वेर नेम में स्टोर हो जाए। तो ये जो काम हुआ ये इस लाइन के इक्विवेलेंट। अब आपको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने के लिए पाइथन में ये वाला सिंटैक्स यहाँ पर दे दिया गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अगर मैं इसको कमेंट करूंगा और कॉल करता हूं CLR के लिए तो जैसा था वैसा ही चलेगा। और अगर मैं इस लाइन को कमेंट्स हटा दूं, अब इंटरनली CLR फंक्शन नहीं चलेगा, पहले ऐड कलर्स फंक्शन चलेगा जो कि डेकोरेटर फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट में CLR जाएगा और ऐड कलर जो वापस करेगा उसको फिर से CLR में स्टोर करेंगे। अब जो हमारा CLR अपडेटेड हो गया है वो कॉल होगा, ब्लैक व्हाइट ब्लू रेड ग्रीन। ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर कल को आप अपना कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें इस फंक्शन के एनहेंसमेंट चाहते हैं तो बस उस फंक्शन के ऊपर क्या लगा देना है, ऐड कलर्स को लगा देना। तो इस तरह से हम एक फंक्शन पर जितने चाहे उतने डेकोरेटर अप्लाई करवा सकते हैं। अभी मैंने एक ही करवाया है, आप इस तरह से जितने चाहे उतने डेकोरेटर अप्लाई करवा सकते हैं। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 2 डेकोरेटर अप्लाई करने की बात करते हैं तो इसी को ना कर दें 2 बार अप्लाई। एरर क्यों आ रही है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, ब्लैक व्हाइट ब्लू ब्लैक व्हाइट ब्लू फिर रेड ब्लू। तो इस तरह से आप जितने चाहें उतने डेकोरेटर अप्लाई कर सकते हैं एक फंक्शन पर। जब भी पाइथन के अंदर ये सिंबल आपको जेंगो में जब पढ़ेंगे तो बहुत दिखाई देगा। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें आपको इस तरह के सिंबल बहुत दिखाई देंगे। अब वहां पर आप नहीं पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो ये हमारा डेकोरेटर फंक्शन होता है। डेकोरेटर फंक्शन मतलब होता है जो किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई किए बिना उनको एनहेंस कर दें, ऐसे फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एनहेंस क्या करेंगे वो डेकोरेटर में पहले फिक्स हो जाता है। आप उस पर एग्री होंगे कि हाँ मुझे इस फंक्शन में एनहेंसमेंट जो चाहिए वो ये वाला ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग चाहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे चाह रहा था, तो आप डेकोरेटर फंक्शन जो यूज कर रहे हैं वो जो एनहेंसमेंट दे रहा है वही आपको मिलेगा। तो इस तरह से पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे डेकोरेटर फंक्शन हैं जो आगे चलकर हम यूज करेंगे, और उन्होंने पहले बता दिया है कि हम एनहेंसमेंट क्या क्या करते हैं। अगर आपको वो एनहेंसमेंट चाहिए अपने वाले फंक्शन में तो आपको उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने फंक्शन के पहले ऐड सिंबल लगाओ और डेकोरेटर फंक्शन का नाम। इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो जाता है डेकोरेटर। यही था, इससे ज्यादा हमारा डेकोरेटर कुछ नहीं है। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर ये डेकोरेटर चेनिंग क्या होती है? यही चेनिंग है, जब आप एक डेकोरेटर पे मल्टीपल डेकोरेटर लगाते हो तो डेकोरेटर चेनिंग होती है। आप देखो पहला वाला डेकोरेटर पूरा हुआ, फिर चेन हो गई, दूसरा डेकोरेटर आ गया, उसके बाद एक्चुअल फंक्शन चल।
इस इज नोन एज डेकोरेटर चेनिंग। अब आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के दो तरीके हैं। पहला, रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। दूसरा, आप प्रोग्रामेटिकली जो चीजें आप जानते हैं उनको फोकस करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से सिखा देता हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा इसमें, लेकिन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो एक बार अगर ये समझ में आ गया फिर आगे चीजें बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, जितना समय हम लगा सकते हैं इसको समझने में आपको लगा देना चाहिए। मान लीजिए आपसे मैं ये कहूँ कि मुझे एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, उस 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2 एक्सेस हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट है यहाँ पे कोई P1 नाम का। मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़े वो सिखा रहा हूँ प्रोग्रामेटिकली, है ना। फिर आपको कहानी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि दुनिया में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ होती है। अभी दुनिया को छोड़कर हम प्रोग्राम में कहाँ यूज करेंगे वो सीखेंगे। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलकर एक पॉइंट मैंने बनाया। मान लीजिए ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 1, ये 2 समझने के लिए, ये 3, ये 4, और वाई पर ये वैल्यू है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्स एक्सिस पर 1 पर है और वाई एक्सिस पर 3 पर है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x, y से रिप्रेजेंट होगा, तो 1, 3 हो गया। अब मेरे पास एक और पॉइंट है जो कि ये है, तो इस पॉइंट का नाम मैंने P2 कर दिया, और यहां पर आप 4, 1 दे सकते हैं। अब हमसे कहा गया कि इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आप पाइथन में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। पाइथन में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने कहा सबसे पहले तो ये जो पॉइंट P1 है इसका पाइथन कोड लिख के दिखाइए कि पाइथन में P1 को कैसे दिखाएं, एक वेरिएबल से दिखाएंगे। हमने कहा चलो शुरू करो। P1 वेरिएबल लिया। अब P1 वेरिएबल में अगर मैंने 1 स्टोर कर दिया तो अब 3 कैसे आएगा? क्योंकि एक वेरिएबल में अगर एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू लेकर आएंगे तो पहले वाली चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, 3 कर दो। हमने कहा तो फिर लिस्ट टपल सेट यूज कर लो, टपल यूज कर लो। तो टपल में एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, 1, 3। तो हमने P1 पॉइंट को पाइथन में दिखाने के लिए एक टपल का सहारा लिया और P1 एक टपल बना दी जो कि इस कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट है। ठीक है, अब P2 दिखाना है, अब तो आसान हो गया, टपल से दिखाई रहो इन्हें, 4, 1 ऐसा हो गया। अब ध्यान से सुनना क्या मैं कहने जा रहा हूं। अगर मैंने यहां पर एक वैल्यू और दे दी तो क्या एरर आएगी? क्या P1 में एरर आएगी कि आपने 3 वैल्यू क्यों लिख दी? क्या लगता है आपको? नहीं, एरर नहीं आएगी सर, क्योंकि सिंटैक्टिकली देखो, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट और सिंटैक्स। सिंटैक्स कहता है कि टपल है और टपल में जितने चाहे उतनी वैल्यू हो सकती है, 0 to n वैल्यूज हो सकती हैं। तो पाइथन इसमें एरर दे नहीं सकता क्योंकि सिंटैक्टिकली ये सही है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये गलत है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 2 डायमेंशन ही है, तो इसमें तीसरी डायमेंशन की वैल्यू तो होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो आपने पाइथन से कहा हमें टपल नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसमें 2 ही वैल्यू आ सकती हो, क्योंकि ऐसा डेटा टाइप ही मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगा इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए। जो आप हमें टपल दे रहे हैं हमारे लिए बेस्ट सूटेबल नहीं है। प्रोग्रामर को ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैंने 1 कर दी तो टपल मना नहीं करेगा कि 1 क्यों कर दी, बट मेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे दिखाऊंगा तो ये गलत है हमारा। तो अब क्या करा जाए? पाइथन से एक डेटा टाइप मांग रहे हैं कि एक ऐसा डेटा टाइप दो टपल की तरह ही हो लेकिन उसमें 2 ही वैल्यू आए, ना 1 आए ना 3 आए। पाइथन ने कहा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई टाइप नहीं।
हमने ऐसा कोई टाइप नहीं बनाया हुआ है जिसमें 2 ही वैल्यू आती हो। अब क्या करें, पाइथन ने तो मना कर दिया, हमारे पास ऐसा कोई टाइप, या तो ऐसा है जिसमें एक बार में एक वैल्यू आएगी, इंटीजर फ्लोट वगैरह, या फिर ऐसे हैं जिनमें एक बार में बहुत सी वैल्यू भी आ सकती हैं, 0 to n आ सकती हैं, लिस्ट, टपल, सेट, ये सब आ सकती हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप चाह रहे हो। तो पाइथन ने कहा हम बनाएंगे भी नहीं। आप कहोगे तब भी नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाओगे? आज आप 2 लेकर आ गए, कल को कोई तीसरा आ जाएगा, वो बोलेगा कि हमारे पास ना 3D सिस्टम है, और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये y है, यहाँ पर ये z है, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पर p नाम से, जिसमें 3 वैल्यू हमारी। अब मुझे इस पॉइंट को पाइथन में दिखाना है, तो बताओ कौन सा टाइप यूज करें। अब उसको फिर 3 का बना कर दो, तो ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो पाइथन ने मना कर दिया कि हमारे पास इस तरह के कोई डेटा टाइप नहीं है। प्रोग्रामर क्या करे? पाइथन ने कहा एक काम करो, बना लो अपने, क्योंकि आपकी नीड है ऐसी। हर किसी को ऐसी जरूरत पड़ेगी जरूरी नहीं है, हर किसी को ऐसी जरूरत पड़ेगी जरूरी नहीं है। आपको पड़ रही है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ऐसा डेटा टाइप खुद बना लो। क्या बना लो? पॉइंट नाम से एक डेटा टाइप बना लो, पॉइंट 2D नाम का डेटा टाइप बना लो। जैसे लिस्ट डेटा टाइप होता है पाइथन में, टपल डेटा टाइप होता है, इंट होता है, ऐसे आप बना लो अपना पॉइंट 2D नाम से बना लो, और इसमें 2 ही वैल्यू रखने का कॉन्सेप्ट रखना, ना कम ना ज्यादा। इसी तरह जब जरूरत पड़े तो ऐसा बना लेना, पॉइंट 3D नाम का। तो हम ऐसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हो। यानी कि हम पाइथन में अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट सुटेबल डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जितने बने बनाए डेटा टाइप हैं वो तो हमारे चलो हैं ही हैं, अगर हमारा काम उनसे नहीं हो रहा है तो हम अपने खुद के डेटा टाइप भी बना सकते हैं। खुद के डेटा टाइप कैसे बनाएं? तो खुद के डेटा टाइप को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्लास। तो क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट 2D नाम से एक डेटा टाइप बनाइए, तो वास्तव में आप एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम पॉइंट 2D रखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि एक डेटा टाइप बनाइए पॉइंट 3D नाम से, तो वास्तव में आप क्या करेंगे? एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम क्या रखेंगे? पॉइंट 3D रखेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पाइथन में जितने डेटा टाइप में वो सब क्लास हैं? हमने कहा हाँ, ये बात आप पहले दिन से जानते हैं, और आज उसको आप प्रैक्टिकली देखिए, अच्छे से देखिए। मेरे पास एक आई नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 रखा हुआ है, इसको मैं पहले दिन से जानता हूँ, आज इसको अच्छे से समझना है मुझे। मैंने कहा बताओ ये टाइप क्या है इसका, यहाँ लिख दिया मैंने आई, तो इसने कहा इंट। इंट कौन है? डेटा टाइप, लेकिन वो किससे रिप्रेजेंट होता है? क्लास। आपके पास एक यहाँ पर लिस्ट हो सकती थी, आई को एक लिस्ट बना देते हैं, तो लिस्ट कौन है? एक डेटा टाइप, लेकिन है कौन? वो एक क्लास। तो जब भी आपने टाइप किसी भी वेरिएबल का गेट करा है तो आपको 2 चीजें दिखाई दी हैं, एक डेटा टाइप का नाम और उसके पहले भी कुछ आया डेट इज। तो ये बता रहा है कि जितने डेटा टाइप होते हैं पाइथन में जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, इंट, फ्लोट, डबल, ये डबल तो है नहीं, इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल, जितने भी आप पढ़ते आ रहे हो ये सब क्या है? हमारी पाइथन की क्लासेस है। जितने भी डेटा टाइप हैं वो सब पाइथन में क्या है? हमारे क्लासेस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक दूसरा टर्म आता है ऑब्जेक्ट। अभी इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसको टेक्निकली समझो क्योंकि ये जरूरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या आता है उससे समझते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा i = 10, j = 20, i = 10 और j = 20। अब यहां पर 10 कौन है? हमने कहा 10 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। 20 कौन है? 20 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। पाइथन में हर वैल्यू जो आज तक आप यूज करते आए हैं उस वैल्यू को ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम क्या बोलेंगे? 10 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंट, 20 इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंट। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं x = ऐसे करके 1 2 3, तो ये जो बनाए ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? लिस्ट क्लास। तो सर ये आई कौन है, जे कौन है, एक्स कौन है? हमने कहा ये वो रेफरेंस हैं जो उन ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं।
तो आई वेरिएबल इंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जे वेरिएबल इंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो 10 है वो इंट वैल्यू है, और वही इंटीजर ऑब्जेक्ट इंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। हर वैल्यू जो आज तक आप पढ़ते आए हैं पाइथन में वो एक ऑब्जेक्ट होती है। अगर आपने लिखा यहाँ पर x इक्वल टू हाई, तो यहाँ पर हाई एक स्प्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हर वैल्यू जो आज तक आपने पाइथन के अंदर देखी है, यूज करी है, हर वैल्यू को पाइथन में क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। किस क्लास का, किसी पर्टिकुलर क्लास। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर 5 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंट क्लास, 10 इट इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ इंट क्लास, 4.5 it is object of float class, it is object of list class, another object of list class, object of tuple, object of dictionary, like this। तो हर वैल्यू जो आज तक हम पाइथन में यूज करते आए हैं वो सब पाइथन में क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट का अब तक जो हम जानते हैं उसके साथ क्या रिलेशन था वो मैंने आपको बताया। तो जाने अनजाने में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ ही रहे थे। तो आज फ्रंट पे क्यों पढ़ रहे हो, जब पढ़ ही रहे थे आज तक तो ऐसे ही पढ़ते रहो, चलते रहो ऐसे ही, आगे क्या दिक्कत आ रही है। आज इसको फोकस करने की क्या जरूरत पड़ रही है, आज फोकस करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी तक आप जो भी क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते थे ये पाइथन प्रोवाइडेड क्लासेस होती थी, पाइथन प्रोवाइडेड डेटा टाइप्स होते थे। आज आपको जरूरत पड़ी अपनी क्लास बनाने की, तो अपनी क्लास बनाने से पहले ये सारी कहानी पहले आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप अपनी क्लास बना पाओगे, तभी आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को बना पाओगे। ठीक है, तो टेक्निकली हम क्यों पढ़ते हैं क्लास, टू रिप्रेजेंट आवर ओन डेटा टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी तक जो हमने सीखा है प्रोग्रामिंग टेक्निक उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब आगे चलते हैं। सर ऑब्जेक्ट को हम लोग सर क्लास का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं ना? हाँ, अभी तक हमने जो पाइथन के अंदर पढ़ा है, देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीजें बताई। अब हम समझते हैं कि अगर हम इसको जनरल वे में समझें इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इसके लिए रियल वर्ड के साथ। तो एक एनालॉजी लेकर चलेंगे जिससे कि मैं आपको जल्दी समझा पाऊंगा और आप जल्दी इसको समझ भी लेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये कोई एक एस्ट्रोनॉट है, मतलब वो इंसान जो स्पेस वगैरह में जाते हैं, है ना, और ये मान लीजिए मार्स पर गए, ये मार्स है, मंगल ग्रह। अब हम लोग रहते हैं अर्थ पर, ये हमारा पृथ्वी ग्रह है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं उन्हें हम जानते हैं, टेबल, चेयर, मेट्रो, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस। तो जो भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में उन सबको जानते हैं, उनके नाम है। अब ये मंगल ग्रह, अब ये इंसान जब मंगल ग्रह पे गया, इसको कुछ एक चीज दिखाई दी, जो इसे दिखाई दिया वो आज तक पृथ्वी पर कभी था ही नहीं। तो अब ये इंसान इसको क्या बोले, चीज, वस्तु, थिंग, एक लेमन टर्म है ये। इसी चीज को टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या बोलेगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा। अगर इस दुनिया में, यूनिवर्स में, है ना, कोई भी चीज अगर है तो उसका सबसे पहला नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, वो लैपटॉप बाद में है, उसको हम पहले क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। जिस चेयर पर आप बैठे हैं वो चेयर बाद में है, पहले हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। जिस कार को आप ड्राइव करते हैं वो कार बाद में है, पहले वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की अगर मैं डिक्शनरी डेफिनेशन ढूंढूं, गूगल से पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो जावा, .NET, PHP के अकॉर्डिंग थोड़ी बताएगा। ऑब्जेक्ट की वो डिक्शनरी डेफिनेशन बताएगा, क्या, एनी रियल वर्ड एंटिटी, दुनिया की कोई सी वस्तु क्या कहलाती है, हमारी ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसमें क्या ऐड कर दिया, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, उसको ऑब्जेक्ट ही कहा जाएगा।
एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी आइदर फिजिकल और लॉजिकल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे आपने बोला चेयर, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, एनिमल, ह्यूमंस, बिल्डिंग, मेट्रो, कार, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। एप्पल हो गया ना, कोई भी फ्रूट हो गया आपका, ये सब क्या है, हमारे सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट फिजिकल हैं, टेंजेबल हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, फिजिकल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजों को भी ऑब्जेक्ट कहा गया जो फिजिकल नहीं है बट उनको ऑब्जेक्ट कहा गया। जैसे ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, इस बैंक में आप जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन करते हैं। मान लीजिए ये जो बैंक है इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी ऑब्जेक्ट है, आप भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बंदा बैठा है एम्प्लॉय वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना। अब इसने क्या करा, इसने आपका अकाउंट ओपन कर दिया, कंप्यूटर पे कुछ करा उसने और आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब आपने कहा लाओ दे दो, अपने घर ले जाऊंगा अपना अकाउंट। अब ये आपको क्या दे, पासबुक देगा, पासबुक तो एक ऑब्जेक्ट है, एटीएम कार्ड देगा वो एक ऑब्जेक्ट है, अकाउंट दो, अकाउंट कैसे दोगे इसे, अकाउंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, अकाउंट लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा अगर कस्टमर आता है वो अपना अकाउंट ओपन करवाता है, मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, बट वो फिजिकल नहीं है, आप उसे कैरी नहीं कर पाएंगे, आप किसी को दे नहीं सकते उसे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो जितने भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको भी ऑब्जेक्ट से दिखाया जा सकता है। अब ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में बीटेक डिपार्टमेंट है, एक एमसीए डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट है, एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एक एमटेक डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट से दिखाया जा सकता है। तो बीटेक डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है, एमटेक डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है, हर डिपार्टमेंट को एक ऑब्जेक्ट से दिखा सकते हो। अब आप बोलोगे आप दिखाओ कहाँ है, जब आप बीटेक डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको दीवारें नजर आती हैं, आपको छत नजर आती है, बीटेक डिपार्टमेंट कहाँ है थोड़ी कहीं, वो तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट हैं एक कॉलेज के अंदर, हर डिपार्टमेंट को भी आप क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से समझ रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉजिकल टर्म है ना। तो यही आपको बताने की कोशिश करी जा रही है कि ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल एंटिटीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वही नहीं होता, लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आप ऑब्जेक्ट से दिखा सकते हैं। जैसे मेरा सबसे पहला एग्जांपल, सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये P1 पॉइंट है और ये हमारा एक्स वाई से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो P1 पॉइंट है एक ऑब्जेक्ट है। अब बोलोगे लाओ दिखाओ, कहाँ दिखाओगे, ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा पॉइंट आ गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का रियल वर्ड डेफिनेशन क्लियर हो गया, एनी रियल वर्ड एंटिटी आइदर फिजिकल और लॉजिकल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्लास दुनिया में कहाँ होती है। जिस चेयर पर आप बैठे हैं अगर वो ऑब्जेक्ट है तो क्लास कौन है, जिस कार में आप घूमते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट है तो क्लास कहाँ है, जिस घर में आप बैठे हुए हैं अगर उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं तो क्लास कहाँ है। फिर दुनिया में क्लास तो है ही नहीं, फिर दुनिया में तो हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो क्लास दुनिया में नहीं होती, क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट में होती है। हमने कहा नहीं, समझते हैं इसको भी ध्यान से। मान लीजिए ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इससे कहा गया कि आपको कुछ कार्स बनानी है, तो अब कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बॉडी चाहिए होगी, ग्लास चाहिए होगा, है ना, टायर चाहिए होंगे और बहुत सारे मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो चाहिए होगा। इसके पास दो अप्रोच हैं। इस मैकेनिकल इंजीनियर के पास पहली अप्रोच है जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल करे और कार बनाकर तैयार कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो कार जब बनकर तैयार होगी तो हो सकता है उसमें सीटिंग स्पेस सही ना हो, ग्राउंड क्लियरेंस ना हो, जरा सा कार चले ब्रेकर आए और टच हो जाएगा, और जब हेडलाइट ऑन करी नाइट में तो हेडलाइट का फोकस सही नहीं जा रहा है क्योंकि हेडलाइट बहुत नीचे लग गई है। तो इसने गलत अप्रोच फॉलो करी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था इसे, इसे पहले कागज के टुकड़े पर कार को डिजाइन करना चाहिए था। इसके ब्रेन में पहले आना चाहिए कि कार की लेंथ में क्या रखूं, कार की हाइट क्या रखूं,
कि उसमें अगर आगे फ्रंट सीट पर 2 लोग बैठाए जाएं तो यहाँ पर गैप कितना आना चाहिए कि पैर हमारा आराम से कंफर्टेबली ओपन हो जाए। फिर उसके पीछे दूसरी सीट जब लगेगी तो यहाँ पर लोग बैठेंगे तो पीछे कितना गैप यहाँ पर आना चाहिए कि बूट स्टेप बचा रहे हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर ये आगे का स्पेस भी हमारा बचा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले कागज पे ड्रॉ करेगा और इसे लगेगा यार नहीं कम ज्यादा हो गया, अभी कागज पे ही तो है, दोबारा बना लो, मिटा के दूसरा कागज बना लो, क्या दिक्कत आ रही है ना। अब आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कागज पे ना बनाकर आप लैपटॉप पे बना लो, लैपटॉप पे डिजाइन बना लो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटो कैड और सॉफ्टवेयर आता है ना, कैटिया आता है, रैबिट आता है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग के हमारे, है ना। उन सॉफ्टवेयर से आप क्या करते हैं, 3D डिजाइन बनाकर बढ़िया से देख सकते हैं कि देखो ये कार है, जब चलेगी तो ऐसे नजर आएगी, इसमें 2 इंसान बैठा के दिखा लो, यानी कि अभी सिर्फ हवा में बात हो रही है, एक्चुअल कार तो है ही नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिजाइनिंग फेज में हैं, हम क्या कर रहे हैं, कार को डिजाइन कर रहे हैं, एक्चुअल कार नहीं बनी अभी, कार का प्रोटोटाइप बना रहे हैं, कार का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, और इसको बनाने में ही हमें 1 साल लगेगा, इसको बनाने में ही हमें 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। और जो पेटेंट लिया जाएगा वो कार जो बन जाती है उसका नहीं लिया जाता, जो कार की डिजाइन है इसका पेटेंट लिया जाएगा कि ये डिजाइन मैंने बनाई, मेरे नाम की है। अब इस डिजाइन को आप हुंडई को सेल कर दो, इसको आप मारुति वालों को सेल कर दो, वो पर कार जो बनेगी आपके कुछ ना कुछ रॉयल्टी आपकी आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो मैकेनिकल इंजीनियर है ये कार नहीं बनाएगा, ये कार की डिजाइन बनाएगा। कार की डिजाइन एक बार बनकर तैयार हो गई, अब चाहे इसमें 1 महीने लगे, 1 साल लगे, 10 दिन लगे, एक टीम लगे, फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन को अप्रूव कराना है, डिजाइन का पेटेंट होगा। एक बार ये फाइनल हो गई, अब इस डिजाइन से आप जितनी चाहें उतनी कार बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी कार आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये जो आपकी एक्चुअल कार्स बनकर तैयार हो रही हैं ये वास्तव में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो रियलिटी है वही तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहां से निकले, हमारे इस प्रोटोटाइप से निकाले गए, इस डिजाइन से निकाले गए। तो इस डिजाइन को ही हम क्या बोलते हैं टेक्निकली क्लास। तो कोई आपसे पूछे क्लास क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बाद में बनेगा, पहले उसकी डिजाइन तो बनाओ। जैसे पुराने जमाने में फोटो बनते थे पहले उसका नेगेटिव आता था, है ना। आप अपने घर को जब बनाते होंगे तो कागज पे कुछ ना कुछ तो पहले ड्रॉ करते होंगे कि यहाँ पर बेडरूम आएगा, यहाँ किचन आएगी, इतनी हाइट होगी, मेरे गेट की विंडो यहाँ लगेगी। तो ये सब कोई करता है, तो वो क्या करता है, वो पहले डिजाइन तैयार कर रहा होता है, फिर उस डिजाइन से एक्चुअल घर बनाता है। सेम यहाँ पर होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करो, पहले ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग करो, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाओ, उस ब्लूप्रिंट को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम क्लास कहते हैं। तो जो नक्शा होगा किसी बिल्डिंग का उसे हम रियल वर्ड में क्या बोलेंगे, क्लास। कार की जो डिजाइन होगी, जिसका अप्रूवल लिया गया होगा, उस डिजाइन को हम क्या बोलेंगे, क्लास। तो रियलिटी क्लास की नहीं है, रियलिटी किसकी होती है, उस क्लास के बने हुए ऑब्जेक्ट की होती है। तो इसीलिए अगर हम क्लास और ऑब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन दें, पहली डेफिनेशन क्या दी, प्रोग्रामेटिकली क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है, प्रोग्रामेटिकली हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी डेफिनेशन, क्लास एक डिजाइन होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, एक प्रोटोटाइप होती है, ऑब्जेक्ट उस प्रोटोटाइप से बना हुआ एक इंस्टेंस होता है, और इंस्टेंस मतलब होता है रियलिटी, इंस्टेंस मतलब होता है रियलिटी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट और क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इंस्टेंस रियलिटी ऑफ ए क्लास। और कोई आपसे बोले क्लास क्या होता है हमारा, सर ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम तो अलग चीज हो गई, या टेम्पलेट या डिजाइन। और अब जो मैं आगे लिख रहा हूं उसको फोकस करो, सिमिलर ऑब्जेक्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट क्यों बोला भैया आपने, मैंने कहा आपने एज मैकेनिकल इंजीनियर एक कार का ब्लूप्रिंट बनाया, कार ब्लूप्रिंट। अब इससे आप कार ही बना सकते हैं।
अगर आप बोले नहीं मैं तो ट्रक बनाऊंगा, तो ट्रक के लिए उसमें अलग हाइट होगी, अलग विड्थ होगी, उसका अलग स्पेसिंग होगी, सब चीज अलग होगी, तो वो अलग ब्लूप्रिंट बनेगा। तो एक ब्लूप्रिंट से जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो फिर कैसे होंगे हमारे, एक जैसे, स्ट्रक्चर वाइज एक जैसे। हाँ, इस कार का कलर ब्लू हो सकता है, इसका येलो हो सकता है, इसका व्हाइट हो सकता है, इसका ब्लैक हो सकता है, बट इंटरनल स्पेसिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर सबका कैसा होगा, हमारा सेम होगा। इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट। जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक क्लास से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन हो गई, इट इज एन इंस्टेंस और रियलिटी ऑफ ए क्लास। क्लास मतलब हो गया इट इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट और डिजाइन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रोग्रामेटिकली आती है। ठीक है कि सर सिंटैक्स में हमें क्या करना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एज ए प्रोग्रामर मुझे यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, तो पहले मैं क्या सीखूं, क्लास बनाना सीखूं या ऑब्जेक्ट बनाना सीखूं? क्लास। पहले ऑब्वियसली क्लास बनाना सीखेंगे, क्योंकि क्लास से ही तो ऑब्जेक्ट बनेंगे हमारे। तो अब क्लास बनाने का कोई सिंटैक्स होता होगा पाइथन के अंदर, आंसर इज यस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है क्लास बनाने का सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। तो क्लास एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, लोअर केस में लिखा जाएगा। क्लास के बाद क्लास का नाम लिखेंगे, तो जो क्लास का नाम है ऐसे समझ लो वो डेटा टाइप का नाम आ गया। तो मैंने क्लास का नाम कर दिया point2d। तो आप एक डेटा टाइप बना रहे हैं जिसका नाम point2d है। आप कुछ भी बना दो, अभी मैं सीखने के लिए क्लास का नाम टेस्ट कर, क्लास का नाम कुछ भी कर सकते हो। हमने कहा क्लास का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्लास के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए, क्लास का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हर वो रूल जो एक वेरिएबल का नेम लिखने का होता है वही रूल क्लास के नेम पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम टेस्ट कर दिया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप उसके बाद क्लास के अंदर कुछ लिखोगे। क्या लिखोगे क्लास के अंदर, और क्यों लिखोगे क्लास के अंदर कुछ भी? हमने कहा सोचिए, जब आपसे कहा जाता है कि मेरे पास एक लिस्ट है, तो लिस्ट पर मैं कुछ ऑपरेशन कर सकता हूँ। लिस्ट को मैं अपेंड कर सकता हूँ, लिस्ट को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, लिस्ट को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये लिस्ट पर हो सकते हैं, सेट पर नहीं हो सकते, टपल पर नहीं हो सकते, डिक्शनरी पर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनली एक क्लास बनाई गई है जिसका नाम लिस्ट है, और इस लिस्ट टाइप के अंदर जितने भी मेथड्स अलाउड हैं वो सारे के सारे मेथड्स कहाँ लिखे हुए हैं, इस लिस्ट क्लास के अंदर लिखे हुए। तो आप अगर अपना एक डेटा टाइप बना रहे हैं तो आप ये भी तो बताएंगे कि उस डेटा टाइप पर कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। जैसे आप जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो जल्दी समझ में आएगा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये P1 पॉइंट है, और ये P2 पॉइंट है। तो अब आप बताओ इन P1 P2 पॉइंट पर आप क्या करोगे? हमने कहा ऐड करना चाहेंगे, P1 प्लस P2 करें तो एक नया पॉइंट तैयार हो जाए। यानी कि आप अपने डेटा टाइप पर प्लस ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्लस ऑपरेशन का लॉजिक लेकर आना पड़ेगा पॉइंट टाइप के लिए। तो आप अपना डेटा टाइप जो बनाएंगे उस डेटा टाइप पर कौन कौन से ऑपरेशन सपोर्ट होंगे उन सब का लॉजिक उस क्लास के अंदर आपको लिखकर आना होता है। कैसे लिखना होता है वो सीखेंगे हम सब कि कैसे लिखना होता है। तो इस तरह से स्ट्रिंग के अंदर लोअर, अपर, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, स्ट्रिप, ये सारे मेथड्स हैं। इसका मतलब क्लास str बनाई गई होगी तो उसके अंदर वो सारे ऑपरेशन का कोड लिखा गया होगा, तभी ये चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। तो फिलहाल क्लास टेस्ट बना रहे हैं और इस टेस्ट क्लास के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, एम्प्टी क्लास बनाएंगे। कैसे बनाए? जब भी पाइथन में इंडेंटेड ब्लॉक मैं बनाता हूं और मैं उसमें कुछ भी नहीं लिखना चाहता तो सिंटैक्स एरर आ जाती है, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अभी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, इवन मैं जानता ही नहीं हूँ अभी कि लिखा क्या जाए इसके अंदर। तो क्या करें उस केस में? हमने कहा उस केस में आप पास कीवर्ड का सहारा लें। किसी भी इंडेंटेड ब्लॉक, चाहे वो क्लास का हो, लूप का हो, इफ एल्स का हो, फंक्शन का हो, किसी भी इंडेंटेड ब्लॉक को अगर आप एम्प्टी अभी रखना चाहते हैं, बाद में आकर उसको करेंगे पूरा, बट अभी आप बस आगे बढ़ के जाना चाहते हैं तो आप पास कीवर्ड के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पास एक सिंटैक्स फिलर हो गया जो एम्प्टी ब्लॉक रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। अब मैंने क्लास बना दी, क्लास का नाम टेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने पास लिख दिया। तो ऐसे और बना सकते, हमने कहा जितनी चाहो उतनी बनाओ। एक क्लास मैंने और बना दी, मान लो उसका नाम कार ही कर दिया और इसमें भी कुछ नहीं करा।
क्लास बनाना आगे बड़ा आसान है, बस हमें यहाँ सर ये सीखना है कि पास अंदर। फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, ये फाइल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट, हर वो कॉन्सेप्ट जहाँ इंडेंटेड ब्लॉक आता है वहां पास यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब हम चाहते हैं कि सर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाइए। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कार क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो पाइथन के अंदर सिंटैक्स सीखना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे क्लास बनाने का एक सिंटैक्स था कि आप पहले क्या बनाएंगे, क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक सिंटैक्स होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, और ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। कॉन्सेप्ट सब में वही होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो सब में वही होगा, बट सिंटैक्स हर लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है जावा में भी ऐसे सिंटैक्स होगा, जरूरी नहीं है C++ में ये सिंटैक्स होगा, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होगा, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग हर लैंग्वेज में सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ। तो पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमारा होता है वो होता है, आप क्लास का नेम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उस क्लास के नेम के आगे कॉलिंग सिंबल लगा दीजिए। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उस क्लास को कॉल कर दीजिए, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह से क्लास को कॉल करते हैं। जब भी क्लास को कॉल करेंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ लैंग्वेजेस इसके पहले न्यू लिखवाती हैं, पाइथन में न्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो कहता है हर ऑब्जेक्ट नया ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो सीधा क्लास का नेम लिखेंगे और आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये तो पहला सिंटैक्स हो गया जो हमारा स्टैंडर्ड सिंटैक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। स्टैंडर्ड वर्ड क्यों बोला आपने, क्योंकि ये हर क्लास पर अप्लाई है, चाहे वो पाइथन की लाइब्रेरी क्लास हो, चाहे मेरी बनाई हुई क्लास हो। अगर वो पाइथन है और उसमें क्लास बनाई गई है तो ये सिंटैक्स उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है यूजिंग लिटरल और सिंबल, यूजिंग लिटरल और सिंबल। ये जो सिंटैक्स है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक क्लासेस, और वो स्पेसिफिक क्लासेस वो हैं जो डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने प्रिंट कराया हाय, तो हाय एक लिटरल है, लिटरल मतलब वैल्यू, लिटरल का मतलब होता है वैल्यू। तो यहाँ पर हाई एक वैल्यू है, यह एक लिटरल है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, आउटपुट हाई आ जाएगा, बिहाइंड द सीन एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। आपने यहाँ पर प्रिंट कराया 10, 10 एक वैल्यू है, बिहाइंड द सीन एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं प्रिंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको जब लिखूंगा x इक्वल टू 10 और आपसे पूछूंगा कि इस लाइन में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ये नहीं कह सकते x ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ये वैल्यू होती है। फिर पढ़ो, ऑब्जेक्ट क्या होती है, वैल्यू, किसी वैल्यू या किसी लिटरल या किसी सिंबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो 10 है ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाया जाए तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं कि ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट तैयार हुआ होगा, और इस इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर 10 को स्टोर कर दिया गया होगा, और ये जो x है ये इसको रेफर कर रहा होगा। तो x इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, x इज जस्ट अ रेफरेंस, x रेफर कर रहा है इंटीजर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू का यूज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ध्यान से देखना दूसरा सिंटैक्स, कि अगर आप ये कहते हैं कि 10 एक ऑब्जेक्ट है इंट क्लास का, तो सर ऐसे नहीं बना सकते, क्लास का नाम इंट कॉल कर दो। हमने कहा ये भी सही है। तो इस लाइन में एक इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ
और वो इंटीजर ऑब्जेक्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना इंटीजर क्लास का, और x उसको रेफर कर रहा है, और इस लाइन का मतलब है अगेन इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और जिसको y हमारा रेफर कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने लिखा प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20, आप बोलेंगे लिस्ट प्रिंट हो गई। भाई एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बोलिए। सर वहां पे भाई रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा ना? वो रेफरेंस वेरिएबल ही कहते हैं उसको, आप रेफरेंस वेरिएबल ही कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब मैंने प्रिंट लगाया और लिस्ट को प्रिंट कराया तो आपको तो लगा लिस्ट प्रिंट हो गई। आउटर लेवल पर आप इतना पढ़कर आगे बढ़ जाओ, आप डेवलपर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप इनसाइड में जाना चाहते हो तो ये वास्तव में एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं इस लाइन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लिस्ट क्लास, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो वैल्यू हमारी आ गई होंगी 10 20, और इसका कोई रेफरेंस नहीं है, अनाथ है ये। सीधा प्रिंट ने इसे प्रिंट करा दिया, उसके बाद इसको एक्सेस करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर आप इसी चीज को ऐसे कर दें L इक्वल टू 10 20, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट बना और उसका ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया L। अब L के थ्रू हम लिस्ट ऑब्जेक्ट तक आगे भी पहुंच सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, जो चाहें। लिस्ट में कुछ इंडेक्स में जाके चेंज करना है, ऐड करना है, अपेंड करना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस में क्यों पकड़ूं? क्योंकि आप उस ऑब्जेक्ट को आगे के कोड में यूज करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर कुछ अपडेशन करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को बार बार एक्सेस करेंगे। तो आपको उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस संभाल कर रखना चाहिए। और आप चाहते नहीं मतलब एक बार इसका यूज करूंगा, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या किसी एक्सप्रेशन में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2 + 3 - 1, इस लाइन में 3 ऑब्जेक्ट बने। एक इंटीजर ऑब्जेक्ट ये बना, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट ये बना, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट ये बना। लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट हमारे अनाथ हैं, इनको कोई रेफर करने वाला नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अनरीचेबल ऑब्जेक्ट या एनोनिमस। अभी पढ़ाया था कल मैंने, एनोनिमस, जिसकी पहचान ना हो, जिसको हम आगे के कोड में यूज ना कर पाए, एनोनिमस। तो ये 3 एनोनिमस ऑब्जेक्ट हो गए, जिनसे मिलकर एक और ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, जो क्या होगा? 2 और 3 5, 5 में 1 कम कर दो 4, तो एक ऑब्जेक्ट और बना जो मेमोरी में 4 होगा। अब मैंने अगर उसको x में स्टोर कर लिया तो जो 4 ऑब्जेक्ट है वो मेरे रेफरेंस वेरिएबल x में आ गया, वो मैं आगे कोड में यूज कर सकता हूँ। ये 3 जो और ऑब्जेक्ट बने हैं इनका कहीं प्रोग्राम में यूज हमारा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा था कि सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 तरह के सिंटैक्स पाइथन में होते हैं। स्टैंडर्ड सिंटैक्स जो किसी भी क्लास पर एप्लीकेबल है, क्लास का नेम लिखकर कॉल कर दीजिए, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा कुछ स्पेशलाइज्ड सिंटैक्स है, किसी लिटरल या वैल्यू को लिखने से ऑब्जेक्ट बन जाता है, या कुछ सिंबल है जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस है, अगर आप इनका यूज करते हैं तो भी हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ये वो हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक क्लासेस के लिए बनाकर रखे गए हैं। आपकी जितनी क्लासेस हैं, जितनी यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स प्री डिफाइंड क्लासेस के लिए है, वो भी सबके लिए नहीं, प्री डिफाइंड में भी बहुत गिनी चुनी क्लासेस के लिए, जो हम हर दिन हर प्रोग्राम में यूज करते रहते हैं, ताकि हम शॉर्टकट लगाकर उनके ऑब्जेक्ट्स बना पाए। उन्हीं के लिए ऐसे सिंटैक्सेस को रखा गया है। इवन हर लैंग्वेज में ऐसा कॉन्सेप्ट रखा जाता है, जावा में भी ऐसा है, C++ में भी ऐसा है। ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, ताकि कल को मैं अपनी क्लास बनाऊं तो उसका ऑब्जेक्ट में इसी तरह से ही बना पाऊं। अब हमने अपनी क्लास बना रखी है और हमारी क्लास का नाम है टेस्ट, और एक क्लास का नाम है हमारा कार। ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका कैसे बनेगा? तो क्लास का नाम लिखकर कॉल कर दो, बन गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर एक और बनाना हो तो फिर से क्लास का नाम लिखकर कॉल कर दो। अब बड़ा अजीब और गरीब बातें होंगी हमारे आपके बीच में। यहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आप बोलेंगे टेस्ट, मैं बोलूंगा गलत, टेस्ट तो क्लास का नाम है। फिर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आप फिर बोलेंगे टेस्ट, मैं फिर बोलूंगा गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम अगर यहाँ पे टेस्ट है तो यहाँ पे टेस्ट कैसे हो सकता है? भाई अगर हम हर बार ऑब्जेक्ट का नाम टेस्ट ही रख रहे हैं तो पहचान कैसे होगी फिर आगे? सही क्या है सर?
इन तीनों स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे .NET हो, चाहे पाइथन हो, चाहे आने वाली भविष्य की कोई लैंग्वेज हो, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता। ऑब्जेक्ट वास्तव में एक बफर को कहते हैं। मेमोरी में एक बफर एलोकेट हो गया जिसका साइज डायनेमिक होता है, उस बफर को जो डायनेमिक साइज का है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसका कोई नाम नहीं होता। तो फिर कैसे पहुंचेंगे उस बफर के पास, उस मेमोरी के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास कैसे पहुंचेंगे? अगर आप पहुंचना चाहते हैं आगे के कोड में, तो उस मेमोरी का आपको एड्रेस या उसका एक रेफरेंस है जो वापस किया जाता है। जिस समय आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय वो ऑब्जेक्ट अपना रेफरेंस वापस करेगा। अगर आप उसे एक वेरिएबल में रिसीव कर लें, जैसे ये एक फंक्शन कॉल होती, तो उस फंक्शन कॉल से जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है आप एक वेरिएबल में रिसीव करते हैं। सेम जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपना रेफरेंस आपको वापस करता है, यानी कि अपना एड्रेस आपको वापस कर रहा है कि मैं कहां पर आ गया हूं मेमोरी के अंदर। अगर आप मुझे आगे यूज करना चाहते हैं तो मेरे एड्रेस को, मेरे रेफरेंस को संभाल कर रख लो, तभी आप आगे मुझे यूज कर पाएंगे। अदरवाइज मैं बन गया और फिर अनोनिमस हो गया, पड़ा रहूंगा मेमोरी के अंदर, बट आपके काम में नहीं आऊंगा। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर अगर मैं ऐसे रन कर दूं तो 3 ऑब्जेक्ट बन गए बट किसी काम के नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर इनको संभाल के रखूंगा किसी वेरिएबल में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया आई नाम के वेरिएबल। तो जो आई वेरिएबल है उसमें टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, टेस्ट ऑब्जेक्ट का एड्रेस या उसका एक रेफरेंस है जो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से j इक्वल टू, यहाँ पर मैं टेस्ट कर। अब अगला फैक्ट, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहती हैं कि जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है उसका भी एक टाइप होना चाहिए, उसका भी एक टाइप होना चाहिए कि किस टाइप का रेफरेंस है। कुछ लैंग्वेज कहती है कि क्लास के नेम का ही डेटा टाइप होना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पाइथन ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं ये इंटरनली वॉइड पॉइंटर की तरह इंप्लीमेंट करेगा। वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो किसी भी टाइप के मेमोरी को रेफर कर दे। आज आई टेस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, अगली लाइन में इससे आप कह दो ये इंटीजर को रेफर करना शुरू कर देगा, अगली लाइन में आप इससे कह दो कार के ऑब्जेक्ट रेफर करना शुरू कर दो, कर देगा। इसको कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर नहीं है। तो पाइथन में जो हमारा वेरिएबल है इसका अपना कोई टाइप नहीं होता, ये इंटरनली वॉइड पॉइंटर की तरह पाइथन में इंप्लीमेंट किया गया है और ये किसी भी मेमोरी को रेफर करने के लिए किसी भी पॉइंट पर यूज किया जा सकता है। ऐसा जावा में या C++ में नहीं होता था। अगर ऐसे वेरिएबल आपने बनाए तो वो किसी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करेंगे, अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए रेफर करने के लिए आगे वो यूज नहीं हो सकते। तो अगर मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट या अनरीचेबल ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी एक रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हैं। अब आप इसको वेरिएबल ही नाम बोल दो, चाहे इसको रेफरेंस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, हर वेरिएबल पाइथन में रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक, तो चाहे तो आप लिख दो चाहे मत लिख दो, एक ही बात है। मैं लिख दिया मैंने क्लास नेम, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बन गया विद रेफरेंस तैयार हो गया, ऑब्जेक्ट विद। तो ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो विद रेफरेंस नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम पाइथन में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर सर मैं इस आई को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा? हमने कहा आई टेस्ट ऑब्जेक्ट मेमोरी में जहां क्रिएट हुआ है उस मेमोरी का हेक्सा कोड प्रिंट करेगा। तो ये हेक्सा कोड है टेस्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आप हेक्सा कोड की जगह अपना इंटीजर वाला प्रिंट करना चाहते हैं तो आईडी फंक्शन आप पहले दिन से यूज कर रहे हैं। तो ये उस मेमोरी का एड्रेस है जहां पर टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास का नेम लिखेंगे, कॉल करें। ठीक है, अब पाइथन के अंदर
जो एक वीक पॉइंट है जो जावा ने नहीं रखा था, पाइथन में ये वीक पॉइंट है और आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। जितने भी लेटेस्ट लाइब्रेरीज बन रही है पाइथन की उसमें वो इम्प्रूव किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं पाइथन का प्रोग्रामर हूं और मैं आपसे कहूं कि मैंने ऐसे कर दिया, तो अब मुझे बताओ आप इसे क्या इंटरप्रेट करेंगे, इसको आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? आपने लिस्ट फंक्शन कॉल किया है या लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? तो ये पाइथन प्रोग्रामर के लिए हमेशा एक चैलेंज का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम कभी नहीं जान पाएंगे बिना पढ़े हुए कि हमने एक फंक्शन कॉल किया है या हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि पाइथन में क्लास का नेम फंक्शन का नेम लिखने का सेम कॉन्सेप्ट। जबकि जावा ने क्या करा था, एक कन्वेंशन दी थी, रूल नहीं था, कन्वेंशन दी थी कि जितनी भी क्लासेस होंगी उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा तो प्रोग्रामर को बड़ा फायदा हो जाता है, बड़ा क्लियर हो जाता है कि भाई ये क्लास होगी और ये फंक्शन होगा। बट पाइथन ने इतना ध्यान नहीं दिया, जिस समय पाइथन बनाई जा रही थी इतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा यही ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ से लिस्ट फंक्शन कॉल नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट, ये लिस्ट क्लास कॉल हो रही है और लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे जैसे समय पाइथन में गुजरता जा रहा है और जो लेटेस्ट लाइब्रेरीज बनती जा रही हैं वो जावा वाले स्टाइल को फॉलो कर रही हैं। आने वाले टाइम पर जेंगो में या आपका मशीन लर्निंग में आप देखेंगे अगर कोई क्लास है तो उसका इनिशियल लेटर कैपिटल में रखा गया है। बट बेसिक पाइथन में ये ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि अक्सर आपने जब मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको इंडेक्स एरर पढ़ाई थी, इंडेक्स एरर, तो उसमें आपने देखा था ई कैपिटल था और आई कैपिटल, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया, जितनी भी एक्सेप्शन वाली क्लासेस हैं सब में उन्होंने इस बात को ध्यान रखा, लेकिन थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग वो इसको फॉलो करना भूल गए। तो आने वाले टाइम पर जितनी लाइब्रेरीज बन रही हैं उनमें फॉलो किया जा रहा है। तो अभी के लिए तो एक ही आंसर है, आपको पता ही होना चाहिए कि जो आप कॉल कर रहे हो वो एक फंक्शन कॉल हो रही है या एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर ही आपको समझना होगा। ठीक, क्लास बनानी आ गई, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना आ गया। अब आगे चलते हैं कि सर एक क्लास के अंदर क्या क्या है जो हम लिख सकते हैं। क्लास का नाम टेस्ट बनाया। किसी भी क्लास के अंदर हम मेथड को डिफाइन करते हैं। अब सर ये मेथड क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के लिए बनाया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? मेथड कहते हैं। सिंटैक्स वही है, सिंटैक्स में कुछ भी नया नहीं है। डेफ और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट दिस इज, इसका मतलब मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बना दिया और इस मेथड का जब एग्जीक्यूशन होगा तो ये हमारा शो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब किसी ने हमसे कहा कि चलो ठीक है, माना आपका शो एक मेथड है तो शो नाम से फंक्शन बना सकते हैं। मैंने कहा लिख दिया दिस इज शो फंक्शन और यहाँ लिख दिया दिस इज शो मेथड। यस, इट इज लीगल, ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक मेथड बना सकते हैं, उसी नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं। डिफरेंस क्लियर है? आउटर लेवल पर अगर आप लिखेंगे तो फंक्शन है, क्लास के अंदर आप लिखेंगे तो वही चीज मेथड कहलाती है। अब हमने कहा कॉल करते हैं, तो ये कॉल किसके लिए होगी? शो मेथड के लिए होगी या शो नाम के फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए होगा। ये फंक्शन ये शो फंक्शन के लिए होगा। ठीक है। अब हमने कहा ये तो हमें आता ही था, हमें तो ये सिखाओ कि मेथड कैसे चलेगा। तो आंसर आता है कि किसी भी क्लास का मेथड कॉल करने के लिए पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी जस्ट सीखा है, तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टी नाम से बना लेते हैं। जैसे लिस्ट एल बनाते हैं, सेट एस बनाते हैं, डिक्शनरी डी बना लेते हैं, ऐसे टेस्ट का ऑब्जेक्ट टी बना दिया। कुछ भी बना लो आपका मन। तो इस लाइन का मतलब है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया जो टी से रेफर हो रहा है। अब देखो, हम आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और वो टी से रेफर हो रहा है। ये सच है, ये होता है, बट हम लोग क्या बोलेंगे कि मैंने टी ऑब्जेक्ट बना दिया। गलत है, बट कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। आप एक्चुअल क्या है वो जानते हैं, बट अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो लंबा स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा और बहुत समय लगेगा मुझे अपनी बातों को आपको समझाने के लिए। तो हम गलत बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे कि मैंने टी ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास का, बट सही क्या है वो आप जानते हैं। ठीक,
चलो, तो अब हमने यहाँ पर एक टी ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास का। अब इस टी ऑब्जेक्ट पर डॉट लगाकर हम वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो हमारे टेस्ट क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो टी डॉट, तो इस तरह से किसी भी क्लास का मेथड अगर कॉल करना है तो उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे डॉट ऑपरेटर यूज करके उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक मिस्टेक होगा, एक एरर आएगा, तो पहले आने देते हैं और सीखते हैं। फिर एरर आई, एरर को पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, और मैंने अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर आप रटेंगे, तो पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि शो टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 1 वाज गिवन। इसका मतलब ये है कि जो एरर है वो ये कहना चाह रही है कि जो आपने शो मेथड बनाया था इसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं लिखा है, 0 पैरामीटर है। सही बात है, हमने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन जब आप इसे कॉल कर रहे हैं तो आपने इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, ऐसा एरर कह रही है। जो एरर है वो ये है, बट 1 वाज गिवन, एक आपने दिया। कब दिया? जब आपने कॉल किया। आप बोलेंगे सर ना तो हमने डिफाइन करते समय दिया है और ना कॉल करते समय दिया है, तो इंटरप्रेटर झूठ क्यों बोल रहा है? तो ये झूठ नहीं बोल रहा है। जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मेथड कॉल किया जाता है तो इंटरनली ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, टी डॉट शो, और टी जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया उस ऑब्जेक्ट को उठाकर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया जाता है। ये रूल है, ये होगा ही होगा, आप इसे नहीं रोक पाएंगे, ये होगा ही होगा। अब आप इस बात को जानते हैं तो आप इस मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो मेथड है जब कॉल किया जाएगा तो टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल किया जाएगा, और जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट शो के एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट में आएगा। तो आप यहाँ पर उसको रिसीव कर लो एक्स नाम के वेरिएबल में। तो जो टी है वो हमारा एक्स के अंदर आ गया है। इसको दोबारा रन कराएंगे, अभी चलेगा। दिस इज शो। अच्छा सर एक चीज बताओ, अगर आपसे कोई कहे प्रूफ करो इस बात के लिए कि जो एक्स है उसमें टी गया, तो कैसे प्रूफ करोगे? हमने कहा चलो एक काम करते हैं, यहां पर मैं आपको प्रिंट करा कर दिखाता हूं आईडी ऑफ टी। तो जो टी का एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। हमने कहा सही है, हो गया। अब आप अगर ये कहते हैं कि ये जो टी है इस मेथड में खुद पहुंच गया, इस एक्स के अंदर हमने रिसीव कर लिया, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते थे, तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन के अंदर चलकर कॉमा लगाकर आईडी ऑफ एक्स प्रिंट कर देते हैं। अगर इस एक्स में वो टी ऑब्जेक्ट ही आया है तो यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है एड्रेस वो सेम होना चाहिए। देखो जरा, शो मेथड में ये आ रहा है 9 4 38 28 39 184, यानी कि जो एक्स है वो हमारा उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो टी और एक्स हमारे दोनों बराबर हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, और मैंने क्या करा, मैंने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया T2 नाम से। मैं क्लास को बाइंड अप करने जा रहा हूं, लेकिन एक अच्छा नाम देकर इसको बाइंड अप करेंगे, T2 डॉट शो। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इस बार एक्स में कौन जाएगा? इस कॉल पर शो मेथड में एक्स में कौन आएगा? सर T2 T2 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर मैं इसको T3 ऑब्जेक्ट बनाकर T3 पे कॉल कर दूं शो के लिए, तो ये जो इस बार हमारा यहाँ पर x होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? T3 के लिए, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं क्लास बनाऊं और क्लास के अंदर एक मेथड बनाऊं तो उस मेथड में जो भी हमारा आर्गुमेंट होता है, पहला आर्गुमेंट वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल किया गया। इस बात को मैं ऐसे कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट खुद मेथड के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आता है जो मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट खुद को फोकस करना, वो ऑब्जेक्ट खुद मेथड के आर्गुमेंट में जाता है जिसको मैंने मेथड कॉल करने के लिए यूज किया था। वो ऑब्जेक्ट खुद मेथड आर्गुमेंट में जाता है जिसको हमने यूज करा था कॉल करने के लिए। तो खुद को अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं। तो ज्यादातर प्रोग्रामर इस आर्गुमेंट का नाम एक्स ना देकर
सेल्फ देना पसंद करते हैं। ध्यान रखना, सेल्फ इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड, सेल्फ इज जस्ट अ कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट मेथड आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो कौन है? वो ऑब्जेक्ट खुद आ रहा है जिसने इस मेथड को कॉल किया है। इसलिए ज्यादातर प्रोग्रामर 99.99% प्रोग्रामर मेथड का पहला आर्गुमेंट क्या लिखना पसंद करते हैं? सेल्फ लिखना पसंद करते हैं। इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है सेल्फ क्या होता है, सेल्फ के बारे में बताओ, और आप बताएंगे सेल्फ बाय कन्वेंशन मेथड का आर्गुमेंट होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट आता है जो ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सेल्फ। चलो आज इतने रखते हैं। बाकी सर वैसे इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है, ये जो हम सेल्फ इसको हाँ, जो ऐसे बिल्कुल, पाइथन में बनाया बिल्कुल। गया है? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज होगा। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो आप ऐसे मान लो ये दिस कीवर्ड है, और आप सर, जावा एक बात बैकग्राउंड से बताइए। नहीं है अच्छा फिर समझ आ गया सर। तो अब आप आगे पढ़ेंगे अभी आगे। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, अभी हम लोग को ऐसी सिचुएशन थी जब हम लोग ने मेथड को कॉल करा। सर अगर इन फ्यूचर ऐसे कभी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हम लोग को क्लास को कॉल करना पड़े, तो सर कैसे कॉल करेंगे? करा है, जाने अनजाने में पता नहीं कितनी बार करा है। देखो करवाते हैं, आप यूजर से इनपुट लेकर आते हैं। सर टी डॉट हम लोग ने वो करा था सर, शो टी डॉट टेस्ट कर सकते हैं सर क्लास को कॉल करने के लिए? नहीं, जब आप किसी क्लास को कॉल करते हैं तो उसके पहले डॉट ही लगाना है, उसके पहले सीधा क्लास का नेम ऐसे कॉल करना है। उसके पहले डॉट नहीं, डॉट लगता है ऑब्जेक्ट के साथ। या ध्यान से सुनना, या आपकी क्लास किसी मॉड्यूल के अंदर और उस मॉड्यूल का नाम है एम, तो एम डॉट टेस्ट ऐसे लिखें, ठीक है। लेकिन क्लास के नेम से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्लास के नेम से पहले मॉड्यूल का नाम आ सकता है, ठीक है? चलो अब इस पर और फर्दर डिस्कशन करना है। हाँ पूछो। सर फंक्शन में अगर हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हो कुछ, तब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तब भी वो एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा? फर्स्ट आर्गुमेंट एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट जाएगा, तो आपके जो बाकी आर्गुमेंट है वो आगे जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो आप अपना मान लीजिए एक ऐड मेथड बनाना चाहते हैं, एक क्लास बना दी, फटाफट से देखो, एक क्लास बना दी मैंने और क्लास का नाम मान लीजिए टेस्ट कर दिया, और इसमें एक मेथड बनाना चाहते हैं जो 2 नंबर को ऐड करेगा। तो आप सेल्फ तो लिखेंगे, बाकी 2 नंबर के लिए आप ए और बी बनाओ ऐसे, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दो a प्लस बी। अब जब कॉल करने की बारी आएगी तो आपका फोकस ए और बी पर होगा, क्योंकि सेल्फ में जो जाएगा वो जिम्मेदारी पाइथन की है, तो मेरी नहीं है, बट मुझे उसे समझ में आना चाहिए था। अब मैंने टी क्लास का बना दिया ऑब्जेक्ट, लिख दिया टी डॉट एड, तो मेरी जिम्मेदारी सेल्फ में क्या जाएगा वो नहीं है, मेरा काम है ए और बी में क्या जाएगा वो लिखना। तो लिख दिया मैंने 2 जाएगा 3 जाएगा। अब ये जो कॉल है इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे करके, टी डॉट एड, और यहाँ पे टी जाएगा, उसके बाद 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, और आपका आउटपुट ऐसे। ठीक है सर। सर इन केस अगर हम लोग सेल्फ पैरामीटर दे ही ना, और अगर पैरामीटर केवल ए बी सी दें, तो सर ये जो मेथड है वो ए को अपने आप ले लेगा ना सर ऐसे? हाँ, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे करो ना, बी प्लस सी करके चलना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए में आ गया टी आपका, तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कन्वेंशन है सेल्फ। सर हाँ बोलिए। सर जैसे उस दिन आपने बताया था पांडास में, जैसे आपने बताया था कि CSV फाइल इंपोर्ट करना। हाँ, हमने नहीं मैंने लिखा पांडास पढ़ाया नहीं था, मैंने CSV फाइल में पढ़ाया था, ये कहा था पांडास में आसानी से कर सकते हैं। हाँ मतलब, तो उसमें आपने लिखा था कि pd.read CSV हाँ ऑफ फाइल करना, और उसको किसी वेरिएबल में डाल दिया हाँ, था। हाँ। तो जो PD है वो मतलब क्लास हो गया, और read CSV एक मेथड हो गया। वहां पर जो रीड CSV है वो हमारा एक फंक्शन का नाम है, और PD एक मॉड्यूल का नाम है। अच्छा, ठीक है, और वहां से जो हम वापस मिलता है वो डेटा फ्रेम क्लास का एक ऑब्जेक्ट वापस मिलता है। जो रीड CSV फंक्शन है वो अपने अंदर से डेटा फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर वापस करता है। अच्छा ठीक।